नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल डिस्कशन 17 अप्रैल 2023। वैसे आज 6 आर्टिकल्स है दोस्तों, इसमें 2 तो कम्प्लीटली पॉलिटिकल आर्टिकल्स है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, और एक नॉट ए विसिल ब्लोवर करके आर्टिकल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला वाला आर्टिकल जो है दोस्तों, डिप्लोमेसी विद ए चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी साहब का लिखा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। एंड द सेकंड इज द पास्ट कैन नॉट बी अंडर थ्रू ए रिक्राइस्टिंग। आजकल गवर्नमेंट जो सिटीज़ का नाम चेंज कर रहा है दोस्तों, इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स का जितने भी एस्पेक्ट्स है उसे एरेज करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिर मर्डर ऑफ लॉ ऑर्डर, यूपी में जो लॉलेसनेस चल रहा है उसे क्रिटिसाइज करते हुए एक आर्टिकल है। तो ये 3 आर्टिकल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की तरफ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए ऐप के थ्रू कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। पिछले 1 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको उस कोर्स में मिल जाएगा। साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब टू द कोर्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल, डिप्लोमेसी विद ए चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। यह आर्टिकल लिखा है हमीद अंसारी, हु वाज अवर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2017। हमीद अंसारी इंडियन फॉरेन सर्विस के भी मेंबर थे, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इंडियन एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक एक्सपर्ट है हमीद अंसारी साहब जो है। तो ये आर्टिकल बेसिकली फोकस किया है रिसेंटली जो चाइनीज ब्रोकर्ड एग्रीमेंट हुआ ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, और ऑथर ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि चाइना जो है आजकल इस तरह के बड़े बड़े एग्रीमेंट्स ब्रोकर कर रहा है। तो अगर आप पिछले कुछ डिकेड्स चेक करोगे आपको पता चलेगा यूएसए की हेजेमनी चल रहा था, अभी भी है लगभग, पर चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसके कारण अमेरिका का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होते नजर आ रहा है। यूएसए और चाइना के बीच में राइवलरी तो चल ही रहा है, ट्रेड राइवलरी है, इकोनॉमिक राइवलरी है, मिलिट्री राइवलरी है। तो चाइना क्या है, अपना अलग तरीके से रिलेशंस बना रहा है बाकी सारे कंट्रीज के साथ। और चाइना का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों, यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंस है, उसे कम करे। देखा जाएगा तो इस तरह के जो बड़े बड़े एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसको यूएसए ब्रोकर करता था। अगर आप 2 साल पहले वाला अब्राहम अकॉर्ड्स देखोगे जो इसराइल, यूएई और बहरीन के साथ हुआ था, उसे भी कौन ब्रोकर किया था? यूएसए ने ब्रोकर किया था। अब चाइना जाके ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे 2 राइवल्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन करा रहा है, obvious सी बात है यूएसए का तो सही नहीं लगेगा। तो इस आर्टिकल में हमीद अंसारी साहब एक तो ये एग्रीमेंट के बारे में बोला है, चाइना का इंटेंशंस क्या है, यूएसए किस तरह से इस एग्रीमेंट को देख रहा है, ये सब बताया जा रहा है। एंड एट लास्ट वो ये भी बता रहा है इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए, इस सिचुएशन को किस तरह इंडिया को हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस। सबसे पहले आप मैप देखिए, इधर आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा है, इधर आपको ईरान दिख रहा है, इधर आपको इंडिया दिख रहा है, इधर आपको चाइना दिख रहा है कि नहीं? आपको पता है दोस्तों, मिडिल ईस्ट में मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। इसमें सऊदी अरेबिया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्री है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत बड़ा एरिया है कि नहीं? और सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें मेजोरिटी सुन्नी सेक्ट का है। मुस्लिम्स में वैसे देखा जाएगा तो बहुत सारे सेक्ट है, उसमें मेजर सेक्ट है एक सुन्नी, दूसरा शिया। सऊदी अरेबिया में आपको मेजोरिटी सुन्नी पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, वेरास ईरान में आपको शिया पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सेक्टोरियल डिफरेंसेस के कारण सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पिछले कई डिकेड से राइवलरी रहा है दोस्तों। तो इस राइवलरी को खत्म करने के लिए चाइना अब इस एग्रीमेंट को ब्रोकर किया है। एग्रीमेंट के हिसाब से ईरान एंड सऊदी अरेबिया अपने एम्बसीज वगैरह रीओपन करेंगे एक एक कंट्री के कैपिटल्स में, और भी कई सारे रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे, इस तरह बताया जा रहा है। तो एग्रीमेंट के थ्रू दोनों कंट्रीज ने ये एग्री किया है, एक दूसरे के सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपने अपने एम्बेसडर्स को एम्बेसी में वापस भेजेंगे वगैरह। तो ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद एक ईरानी न्यूज़पेपर में एक कमेंट्री आया, 1 एग्रीमेंट एंड 7 अचीवमेंट्स। देखिए, आपको पता है यूएसए और ईरान के बीच में क्या चल रहा है। यूएसए पिछले कई डिकेड से ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। काफी सारे सैंक्शंस भी ईरान के ऊपर यूएसए ने इंपोज किया है कि नहीं? और यूएसए सैंक्शंस अगर इंपोज करेंगे किसी कंट्री के ऊपर तो इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो बहुत है, क्योंकि फिर बाकी जितने कंट्रीज है जो यूएसए के अलाइज है
उनको भी वही फॉलो करना पड़ेगा। आपको पता होगा ईरान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, बेसिकली ऑयल बहुत है, और ईरान का मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी ऑयल ट्रेडिंग है। और इंडिया जो है ईरान से ऑयल परचेज करता था बहुत ज़्यादा पहले, पर यूएस सैंक्शंस के बाद इंडिया ने भी उनसे ऑयल वगैरह खरीदना छोड़ दिया था, ये सब आपको पता होगा। तो यूएसए ने ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश किया है, और यूएसए का कहना यह है कि ईरान जो है यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब क्या होता है? देखिए, यूरेनियम जो एलिमेंट है दोस्तों, उसके अलग अलग आइसोटोप्स हैं। एक है यूरेनियम 235, एक है यूरेनियम 238, ये मेजर आइसोटोप्स है। इसमें यूरेनियम 235 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप आप बोल सकते हैं, जिसका न्यूक्लियर फिशन होता है कि नहीं, जिसे आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। तो नेचुरल यूरेनियम में करीब 99% जो है वो यूरेनियम 238 है, और थोड़ा सा जो है जो 0.72% वो यूरेनियम 235 है। ठीक है, तो ये यूरेनियम 235 जो है ये सबसे खतरनाक है। तो जब आप यूरेनियम से ये यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करते हो, जो आप यूज करोगे एनर्जी पर्पसेस के लिए, एनर्जी पर्पसेस मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो उससे, आप न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हो, है कि नहीं। तो जब आप नेचुरल यूरेनियम से यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करते हो, उसे आप यूरेनियम एनरिचमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आप 20% से ज्यादा यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट नहीं कर सकते, ये क्योंकि सिविलियन पर्पसेस के लिए 20% सफिशिएंट है। 20% से ज्यादा अगर आप यूरेनियम एनरिच कर रहे हो, इसका मतलब यह है आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए करीब 70-80% तक का एनरिचमेंट की जरूरत है। तो यूएसए का कहना यह था ईरान जो है यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, इसलिए ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज किया था, और उसका आफ्टर इफेक्ट्स भी वो था। ईरान को बेसिकली आइसोलेट करने की कोशिश करते आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है। तो जैसे भी चाइना ने इंटरवेन किया है, और सऊदी अरेबिया और ईरान जो पिछले कई सालों से राइवल्स हैं, उनके बीच में जब ये पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इसके बाद ईरानी न्यूज़पेपर्स ने इसे सेलिब्रेट किया है। तो जैसे कि मैंने बोला, ये जो कमेंट्री है 1 एग्रीमेंट एंड 7 अचीवमेंट्स, इसमें अचीवमेंट्स करके क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए। इट लिस्टेड द लैटरस टेहरान्स विलिंगनेस टू एंगेज इन डायलॉग, फेलियर ऑफ यूएस एफर्ट टू आइसोलेट ईरान। तो यूएसए इधर फेल हुआ है करके बोला है, ईरान को आइसोलेट करने का यूएसए का जो इंटेंशन था या फिर जो कोशिश थी वो फेल हुआ है। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द अलायंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज के बीच में अलायंस और स्ट्रेंथन हो रहा है। समझ रहे हो आप, बेसिकली ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किया, ये बोला जा रहा है। फिर देखिए, फेलियर ऑफ इजरायली एफर्ट्स अगेंस्ट दिस एग्रीमेंट। अब देखिए, इसराइल और ईरान के बीच में भी प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं, ये बात आपको मालूम है। और इसराइल यूएसए का अले है, ये भी आपको मालूम है। तो इसराइल मैंने आपको बोला ना, ये जो एग्रीमेंट्स की बातें काफ़ी सालों से चल रहा था, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब के बीच में। तो बीच बीच में इसराइल भी कोशिश करता रहा कैसे भी ये एग्रीमेंट नहीं होने के लिए, तो इसराइल भी इधर फेल हुआ है, इस तरह ईरानी न्यूज़पेपर ने बोला है। फिर फेलियर ऑफ यूएस एफर्ट टू शो द ईरानियन पब्लिक that it has no choice but to agree to the joint comprehensive plan of action। देखिए, joint comprehensive plan of action JCPOA, इसके बारे में आपको पता ही होगा, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे लग रहा था कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है JCPOA साइन करने के अलावा। JCPOA बेसिकली यूरेनियम एनरिचमेंट से रिगार्डिंग है। ये डील साइन करने से ईरान जो है ज़्यादा यूरेनियम वगैरह एनरिच नहीं कर पाएगा, फिर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका मॉनिटरिंग में आ जाएंगे, ईरान के जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह है वो सब था। तो ऐसा लग रहा था कि यूएस एफर्ट्स की वजह से ईरान को JCPOA साइन करना पड़ेगा, तो ये भी फेल हुआ है, ये भी बोला है। फिर बीजिंग्स सक्सेसफुल एंट्री इन वेस्ट एशियन रिलेशंस एंड फेलियर ऑफ ड्रीम्स ऑफ रेजिम चेंज। तो चाइना का जो एंट्री हुआ है मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेसी में, इसको भी हेल किया हुआ है। तो ये सारे अचीवमेंट्स है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का, इस तरह ईरानियन न्यूज़पेपर ने कमेंट किया है। और लास्ट मंथ एक चाइनीज एकेडमिक ने ऑब्जर्व किया था दैट चाइनास डिप्लोमेसी एज ए मेजर पावर इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। मतलब वही बात है, ये तो बस शुरुआत है। अब तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में चाइना ब्रोकर करके एग्रीमेंट साइन कराया है, और मिडिल ईस्टर्न रीजन में चाइनीज डिप्लोमेसी की बस शुरुआत है, आगे आप देखते ही रहिएगा। तो बेसिकली यूएसए के लिए एक टाइप का वार्निंग है, आपका बस आजकल नहीं चल रहा है, चाइना का एंट्री हो चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये एग्रीमेंट यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि यूएसए ने कभी नहीं सोचा था कि चाइना इंटरवेन करके
ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे दो राइवल्स के बीच में इस तरह एक पीस एग्रीमेंट साइन कराएंगे। और यूएसए के जो कमेंटेटर्स है, बेसिकली जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यूएसए को क्रिटिसाइज किया है अपना फेलियर के लिए। देखिए, हेनरी किसिंगर ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट ने क्या कहा है, आई सी इट एज ए सब्सटैंशियल चेंज इन द स्ट्रैटेजिक सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट। द साउदीज आर नाउ बैलेंसिंग देयर सिक्योरिटी बाई प्लेइंग ऑफ द यूएस अगेंस्ट द चाइना। अब इसका मतलब क्या है, देखिए उनके हिसाब से ये जो एग्रीमेंट है ये मिडिल ईस्ट का स्ट्रैटेजिक सिचुएशन में एक सब्सटैंशियल चेंज है और सऊदीज जो है अब अपनी सिक्योरिटी को बैलेंस कर रहा है चाइना के साथ। इसका मतलब यह है कि देखिए, आपको पता होगा सऊदी अरेबिया जो है यूएसए का वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है। आपको याद होगा करीब 5-6 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ओपनली ये बोला था कि सऊदी अरेबिया के साथ यूएसए के जो रिलेशंस है वो कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है करीब 350 बिलियन यूएस डॉलर्स पे कर रहा है यूएसए को केवल आर्म्स इंपोर्ट करने के लिए। तो इतना अच्छा रिलेशन था यूएस और सऊदी अरेबिया के साथ। तो अब सऊदी अरेबिया जो है चाइना के साथ अलाइन हो रहा है और यूएसए को इधर प्ले ऑफ कर रहा है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट्स आ रहा है दोस्तों अलग अलग लोगों से ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद। और कुछ लोगों का कहना ये भी है, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द यूएस इन्फ्लुएंस एंड क्रेडिबिलिटी इन द रीजन हैज डिमिनिश्ड and a new sort of international regional alignment is taking place which has empowered and given both Russia and China newfound influence and status। तो देखिए क्या कहा है, यूएस का जो इन्फ्लुएंस है, यूएस का जो क्रेडिबिलिटी है वो डिमिनिश हो चुका है और इधर एक नया इंटरनेशनल रीजनल अलाइनमेंट दिख रहा है जो रशिया एंड चाइना को एक नया इन्फ्लुएंस एंड स्टेटस दे रहा है। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये जो एग्रीमेंट है ऑल ऑफ ए सडन हुआ नहीं है, काफी सालों से डिटेल डिलिब्रेशंस वगैरह चल रहा था चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में। और चाइना को काफी इंटरेस्ट भी है आजकल सऊदी अरेबिया में, चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट्स किया है और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए सऊदी अरेबिया का सपोर्ट होने चाहिए। और लास्ट दिसंबर 2022 में चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग सऊदी अरेबिया विजिट किए थे एंड पहला चाइना अरब स्टेट समिट भी हुआ था, चाइना जीसीसी समिट भी हुआ था। जीसीसी माने जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसका समिट हुआ था और एक एक्शन प्लान फॉर 2023-2027 भी एग्री हुआ था। अब देखिए दोस्तों, चाइना ऐसे ही नहीं गया, ऐसे ही जाके ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एग्रीमेंट साइन नहीं कराया। अब चाइना का अपने कुछ प्लान से, अपने कुछ इंटेंशन से, स्ट्रैटेजी से, तो ऑलरेडी चाइना और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो कंट्रीज है उनके बीच में एक एक्शन प्लान एग्री हुआ है। उसमें 5 प्रायोरिटी एरिया है जैसे कि एनर्जी कोऑपरेशन, फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस कोऑपरेशन, चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चरल कोऑपरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको इधर एक पॉइंट ध्यान देना है, चाइना इधर सऊदी अरेबिया को कोई आर्म्स सप्लाई नहीं कर रहा है, कोई मिलिट्री रिलेशंस इधर एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। दूसरे तरीके से चाइना जो है गल्फ काउंसिल के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ में चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए सऊदी अरेबिया का 100% कोऑपरेशन भी इंश्योर कराया है चाइना ने। फाइनली, व्हाट शुड बी द इंडियन स्टैंड? ये जो डेवलपमेंट्स हो रहा है मिडिल ईस्ट में, इसमें इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? ऑथर ऑफ द आर्टिकल हमीद अंसारी साहब का कहना यह है, द रीजन शुड नॉट बी व्यूड इन कॉम्पिटिशन विद चाइना without the latest economic and military capacity, nor should India consider itself a surrogate for those who have been outplayed, at least for the moment, in power games for transitory affections. Very important statement. देखिए, हमें कभी भी चाइना के साथ एक कंपटीशन इधर क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब चाइना जाके इन्फ्लुएंस बना रहा है, हम भी जाके बनाएंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना के पास जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, जो मिलिट्री कैपेसिटी है, वैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। ना कि हम इधर उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो आउटप्ले हुआ है। बेसिकली यूएसए के बारे में बात हो रही है। अब यूएसए को चाइना आउटप्ले करने की कोशिश कर रहा है, हम इधर यूएसए के लिए भी बात नहीं करना चाहिए। हमें अपना जो स्ट्रैटेजी है वही फॉलो करना चाहिए। बेसिकली हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है सऊदी अरेबिया के साथ हो या फिर ईरान के साथ हो, उसे और डेवलप करने की कोशिश करो, उसे और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसा रहा है, कभी भी हम कोई बायलैटरल या रीजनल डिस्प्यूट्स में ज़्यादा कोई इंटरफेयर नहीं किया है। अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ हो रहा है या फिर सऊदी और यमन के बीच में कुछ हो रहा है, इसमें हमने काफ़ी इंटरफेयर नहीं किया है। हमने केवल एक एक कंट्रीज़ के साथ जो बायलैटरल रिलेशन है उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया है, जिससे हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। तो हमें वही करना चाहिए
ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहा है इसमें हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और चाइना के साथ कोई कंपटीशन के लिए भी हम रेडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमसे वो नहीं हो पाएगा। हमारे लिए ईरान भी इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया भी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। ईरान जो है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट्स है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और ईरान में हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी टेकअप किया है। चबहार पोर्ट के बारे में आपको मालूम ही होगा दोस्तों, जो अरेबियन सी में है, ईरान का सथेन रीजन में। चबहार पोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? पाकिस्तान को बाईपास करके हम सेंट्रल एशिया तक एक्सेस बना सकते हैं, इवन यूरोप तक भी, है कि नहीं। तो चबहार पोर्ट इंडिया ने जॉइनली बनाया था ईरान में। तो ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, और सऊदी अरेबिया हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। तो हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है जो चल रहा है उसे हमें और स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिससे हमारा भी फायदा हो, है कि नहीं। ये सबके अलावा इंडियन डायस्पोरा बहुत है दोस्तों मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में है, ईरान में है, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब बताया जा रहा है दोस्तों। दैट्स ऑल अबाउट डिप्लोमेसी विद ए चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला आर्टिकल है द पास्ट कैनॉट बी अनडन थ्रू ए रीक्राइस्टनिंग। ये आर्टिकल लिखा है जिया उस सलाम। ये आर्टिकल उस बारे में है आजकल इंडियन सिटीज का जो नेम चेंज हो रहा है। आपको पता है दोस्तों, रीजनली औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया गया, उस्मानाबाद को धाराशिव कर दिया गया, और पहले इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। तो ऑथर ऑफ द आर्टिकल जिया उस सलाम साहब का कहना यह है, इंडियन सिटीज का मुस्लिम लिंक्स को एरेज करके आप मल्टी रिलीजियस इंडिया का फैब्रिक को डैमेज कर रहे हो, या फिर हिस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट्स को चेंज करके कुछ नहीं होने वाला है। ऑथर ऑफ द आर्टिकल के हिसाब से दुनिया भर में मुस्लिम्स के खिलाफ में जो हेट्रेड हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उसके कारण यूनाइटेड नेशंस ने लास्ट ईयर मार्च 15 को एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया करके डिक्लेयर किया था। और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना यह था, इट इज ए कॉल फॉर एक्शन टू स्टैम्प आउट एंटी मुस्लिम हेट्रेड। दुनिया भर में जो एंटी मुस्लिम हेट्रेड चल रहा है उसे खत्म करने के लिए कॉल है ये जो डिक्लेरेशन है, बेसिकली मार्च 15 एज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। पर इंडिया ने इस मूव को अपोज किया था। वैसे आपको पता होगा इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दोस्तों, और इंडिया ने यह कहा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यूनाइटेड नेशंस रिमेन्स अबोव सच रिलीजियस मैटर्स विच में सीक टू डिवाइड अस रादर देन ब्रिंग अस टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म ऑफ पीस एंड हार्मनी एंड ट्रीट वर्ल्ड एज वन फैमिली। तो इंडिया के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस को इस तरह के रिलीजियस मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रिलीजियस मैटर्स में इन्वॉल्व होने से ये हमें डिबेट करेंगे। यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक प्लेटफॉर्म है पीस एंड हार्मनी का, और इस दुनिया को हम एज वन फैमिली देखते हैं। इस तरह के रिलीजियस मैटर्स में यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये इंडिया का कहना था। एंड इन रियलिटी इंडिया मोर देन एनी कंट्रीज इज इन द थ्रोज ऑफ इस्लामोफोबिया। तो ऑथर ऑफ द आर्टिकल जिया उस सलाम साहब का कहना यह है, इंडिया में सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया है, और वो काफी सारे एग्जाम्पल्स भी दे रहा है, जैसे कि दादरी में 2015 में, दिल्ली में 2023 में जो लिंचिंग्स हुआ, और जो हिजाब पॉलिटिक्स आजकल चल रहा है, मॉस्क के ऊपर जो अटैक हो रहा है, और आजकल जो इंडियन सिटीज का नाम चेंज कर रहा है, ये सबको वो कोट कर रहा है, और ये सब इस्लामोफोबिया का एग्जाम्पल्स है इंडिया में। ये ऑथर ऑफ द आर्टिकल उनके हिसाब से कुछ सिटीज का नाम इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वो कोई किंग और सुल्तान से रिलेटेड है, पर कुछ सिटीज का नाम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उर्दू में है, और उर्दू जो है इंडिया में बोर्न हुआ था, और आप उर्दू नाम को चेंज कर रहे हो, ये गलत है। अब ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक एक सिटीज का नाम के पीछे जो हिस्ट्री है वो बताया जा रहा है। सबसे पहला फैजाबाद। फैजाबाद सिटी को बनवाया था नवाब सादत अली खान ने 18th सेंचुरी में। इट वॉज लोकेटेड ऑन ए बिसी ट्रेड रूट कनेक्टिंग ईस्ट एंड सेंट्रल अवध। तो बेसिकली ईस्ट एंड सेंट्रल अवध को कनेक्ट करने वाला एक बिसी ट्रेड रूट में लोकेटेड था फैजाबाद जो है। उधर बिजनेसेस काफ़ी सक्सेसफुल था, और लोग काफ़ी प्रॉफिट्स भी कमाते थे, उसी वजह से फैज नाम आया था। फैज एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है सक्सेसफुल और विक्टोरियस। तो इसलिए है कि लोग उधर से बहुत प्रॉफिट कमाते थे, लोग सक्सेसफुल बनते थे, उस वजह से फैज नाम उस सिटी को मिला था, और फैज बन गया फैजाबाद। अगला है अलीगढ़। आजकल डिमांड है अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ करने का, पर अलीगढ़ नाम एक्चुअली दिया था मराठास ने, मुगल्स ने नहीं। एक्चुअली मराठास ने 2 फोर्ट कैप्चर किए थे, वन इज सबितगढ़, सेकंड इज मोहम्मदगढ़, ठीक है। और इन फोर्ट्स का नाम उन्होंने चेंज किया आफ्टर देयर गवर्नर नजाफ अली खान। तो बेसिकली मराठास के गवर्नर थे नजाफ अली खान, उन्हीं के नाम से अलीगढ़ बना था। वैसे देखा जाएगा तो फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स
लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था इलाहाबाद से, औरंगाबाद से, अलीगढ़ से या उस्मानाबाद से और इवन मुगल सराय से। कॉमन सिटीजन्स को तो अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक एग्जाम्पल दे रहा है दोस्तों, अभी भी अगर आप प्रयागराज में जाओगे, फॉर्मर इलाहाबाद, उधर कॉमन सिटीजन्स जो है प्रयागराज को अभी भी इलाहाबाद कहते हैं। फिर बात हो रही है मुगल सराय की। आपको पता होगा 2018 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था। ऑथर ऑफ द आर्टिकल का कहना यह है, वैसे देखा जाएगा तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में हुआ था और यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने उस जगह को लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम नहीं दिया, वेरास आरएसएस का आइडियोलॉग दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम दिया। फिर बात हो रही है औरंगाबाद का। आपको मालूम है दोस्तों, औरंगाबाद का नाम अभी चेंज हो चुका है। नाउ इट इज नोन एज छत्रपति संभाजी नगर। संभाजी कौन थे? छत्रपति शिवाजी का पहला बेटा। ठीक है, वैसे औरंगाबाद नाम कहां से आया? मुगल एम्परर औरंगजेब का दफन इधर ही हुआ है। अब देखिए, औरंगजेब के रिगार्डिंग जो हिंदू से उनका कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि औरंगजेब ने काफी सारे टेम्पल्स को डिमोलिश किया था। पर कुछ हिस्टोरियंस का कहना यह है दैट ये जो डेमोलिशंस हुए थे ना, ये हमेशा एक पॉलिटिकल एक्ट था। ऐसा नहीं था कि हिंदू के खिलाफ उनका कोई नफरत था। और ऐसे भी हिस्ट्री में कहा है कि ये जो औरंगजेब है वो फरमान इश्यू करते थे ब्राह्मण्स को, उन्हें लैंड भी देते थे। और इधर ऑथर ऑफ द आर्टिकल जियाउल सलाम ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया है कि आपने औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर क्यों किया। छत्रपति संभाजी जो थे वो एक टाइम पर मुगल मनसबदार थे और इन्होंने मराठा राजाराम के साथ फाइट भी किया था थ्रोन के लिए छत्रपति शिवाजी के डेथ के बाद 1680 में। और संभाजी को मुगल्स ने कैप्चर भी किया था और एग्जीक्यूट भी किया था 1689 में औरंगजेब का ऑर्डर के बाद। एंड द औरंगाबाद रीनेमिंग टू छत्रपति संभाजी नगर इज ए पेक्यूलियर इंस्टेंस वेयर द नेम ऑफ विक्टर हैज बीन रिप्लेस्ड विद दैट ऑफ ए लूजर। मतलब देखिए, इधर छत्रपति संभाजी जो थे वो एक लूजर थे, वेरास विक्टर कोई और थे। आप लूजर का नाम दे रहे हो एक सिटी को। इस चीज को क्रिटिसाइज किया है जियाउल सलाम ने। तो कुल मिलाकर जियाउल सलाम का कहना यह है, इंडिया में एक मेजोरिटेरियन ट्रायम्फलिज्म चल रहा है जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस का हर एक एस्पेक्ट को एरेज करना चाहते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए, हम एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। केवल सिटीज का नाम चेंज करने से हम हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकता। अगला है मर्डर ऑफ लॉ ऑर्डर। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द आतिक अहमद केस। अब आतिक अहमद केस के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज का डेली न्यूज एनालिसिस में भी एक आर्टिकल था। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया है इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हुआ क्या था, आतिक अहमद और उनके भाई खलीद अजीम को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पुलिस ले जा रहे थे, तब 3 लोग आके उन्हें पॉइंट ब्लैंक में गोली मारा, जिसकी वजह से दोनों का डेथ हो चुका है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है दोस्तों। देखा जाएगा तो पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 183 अलीज्ड क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया है। ठीक है, मोर देन 10,900 पुलिस एनकाउंटर्स हैव टेकन प्लेस सिंस मार्च 2017। तो मार्च 2017 से 10,900 पुलिस एनकाउंटर्स हो चुका है और 183 क्रिमिनल्स का डेथ भी हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी देश का रूल ऑफ लॉ में ड्यू प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ड्यू प्रोसेस माने कोई ऑफेंस के लिए किसी को अरेस्ट करना, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना, उनका फेयर हियरिंग होना, इसके बाद कोर्ट डिसाइड करना उनके साथ क्या होना चाहिए, ये सब ड्यू प्रोसेस होता है। पर अगर आप इस तरह इनकाउंटर करोगे, बेसिकली रूल ऑफ लॉ को अगर आप शॉर्ट सर्क्यूट करोगे, ये केवल कैओस में रिजल्ट करेगा, इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। वैसे आतिक अहमद की बात किया जाए, वो कोई धूत का धुला हुआ आदमी नहीं था। 17 साल से 60 साल तक उनके खिलाफ में 100 क्रिमिनल केसेस थे, पर जिस तरीके से उनका डेथ हुआ है वो भी पुलिस कस्टडी में, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आजकल यूपी में जो बुलडोजर ट्रीटमेंट चल रहा है लोगों का प्रॉपर्टीज डिमोलिश करने का, उसे भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इधर रूलिंग भारतीय जनता पार्टी एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉर द ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन इन यूपी। यूपी में जो लॉलेसनेस का ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, रूल ऑफ लॉ को बाईपास करने का जो ट्रेंड चल रहा है, उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने, बेसिकली ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डबल मर्डर केसेस का अकाउंटेबिलिटी प्रूव करने के लिए बोला है। और स्टेट ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक 3 मेंबर कमीशन भी अपॉइंट किया है हेडेड बाय ए फॉर्मर हाईकोर्ट जज।
पर देखिए इधर इस आर्टिकल का डिमांड ये है दोस्तों, आजकल यूपी में जो सिचुएशन चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट पुलिस जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है रिलीजन एंड कास्ट के बेसिस पर, इसलिए आतिक अहमद केस में एक इंडिपेंडेंट नेचर का इंक्वायरी होना चाहिए, ये आर्टिकल का डिमांड है। तो दोस्तों दैट्स इट। आपने नोटिस किया होगा लास्ट 2 आर्टिकल्स कंप्लीटली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा था, उनके पॉलिसीज के लिए, उनके मेजर्स के लिए। वैसे द हिंदू में जितने भी आर्टिकल्स छपते हैं उसमें मेजोरिटी एंटी गवर्नमेंट ही होते हैं। हमेशा द हिंदू के आर्टिकल्स जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म इज अलाउड, फेयर क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अलाउड। और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमें भी एक अलग नज़रिया मिल जाएगा एक इवेंट्स को, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसका एक अलग वर्जन हमें मिल जाएगा। तो हमें बस अपने स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना है, किस तरह एक पॉइंट मिल जाएगा वो हमें देखना है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।